नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर से अहम खबर की। राजनीतिक आयोजनों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जहां पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में भीड़ भाड़ वाले राजनीतिक आयोजन पर रोक लगाई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। वर्चुअल मीटिंग लेने के निर्देश दिए गए। किसी कारण वर्चुअल मीटिंग नहीं होने पर ही कलेक्टर चुनाव आयोग की अनुमति के बाद संबंधित दल को आम सभा या आयोजन की अनुमति देंगे। सभा में शामिल होने वाले लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर मुहैया कराने के लिए भी सभा आयोजक को कलेक्टर को जमा कराने होंगे रुपए। आयोजकों को कोविड गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर भी शपथ पत्र देना होगा। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, काफी भीड़ हो जाती है, कोरोना काल है, हाई कोर्ट सख्त नजर आ रहा है, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, आशीष प्रताप सिंह नाम के अधिवक्ता ने ग्वालियर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें राजनीतिक कार्यक्रमों में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन होने का उन्होंने उल्लेख किया था। और इसी मामले की लगातार सुनवाई चल रही थी, जिस पर हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जाए, और विपरीत परिस्थितियों में अगर जनसभा या फिर आम सभा की जरूरत होती है तो उसके लिए बाकायदा जिले के कलेक्टर चुनाव आयोग से परमिशन ले, उसके बाद जो है राजनीतिक कार्यक्रम आयोजन होने दे। और ये भी निर्देश दिया कि जो भी आयोजक रहेंगे वो आयोजनकर्ता कलेक्टर के पास जो है मास्क और सैनिटाइजेशन के लिए एक रकम भी जमा करेंगे, ताकि वहाँ भीड़ भाड़ के दौरान जो है मास्क और सैनिटाइजेशन का वितरण किया जा सके। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर और कमलनाथ की जो सभाएं हुई थी ग्वालियर में, उन सभाओं में भीड़ जुटने के चलते हाईकोर्ट ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आदेश कहा जा सकता है हाईकोर्ट का कोविड गाइडलाइन को लेकर राजनीतिक कार्यक्रमों के ऊपर। बिल्कुल सुशील, देखा गया कि पहले भी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। पहले चुनाव आयोग भी काफी सख्त था, चुनाव आयोग ने भी संख्या कम रखी थी, लेकिन बाद में जब थोड़ी छूट दी गई तो उसके बाद देखा गया है कि आम जो जनसभा हो रही थी उसमें काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी। चुनाव सर पर है और सभी लोग भीड़ को लेकर भी बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं कि किसकी पार्टी किसकी जनसभा में ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो इस पर रोक क्या तत्काल प्रभाव से अभी लगने वाली है या अभी और भी कुछ प्रक्रियाएं होंगी? बिल्कुल श्रद्धा, देखिए, जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया उसका मजमून तो यही है कि तत्काल जो है जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के जो लोग मैदान में हैं उन लोगों की अब जिम्मेदारी है कि ऐसे कार्यक्रमों पर निगरानी रखी जाए। साथ ही आयोजनकर्ताओं को जो परमिशन दी जाती है उन परमिशनों को भी पूरी तरह से देखा जाए। तो कहीं ना कहीं ये फैसला तत्काल तो लागू होना ही है, लेकिन मॉनिटरिंग का काम जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के जो लोग हैं फील्ड में, उनका दायित्व बनता है। और जो पिछले कार्यक्रम राजनीतिक हुए हैं उन कार्यक्रमों में याचिकाकर्ता ने कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग और वहां के फोटोग्राफ जो है हाईकोर्ट में पेश किए थे, जिसमें कहा गया था कि सभा के दौरान ना तो कार्यकर्ताओं के ना ज्यादातर मंच पर बैठे नेता या आए हुए लोगों के पास मास्क थे, ना ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाएं थी। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है और एक तरह से इसे कहा जा सकता है कि सख्त फैसला है राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ती भीड़ को देखकर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट का जो आदेश है और जो निर्देश दिए गए हैं उसका जल्द से जल्द जिला प्रशासन पालन करवाएगा। और आपको बता दें कि जहां भी वर्चुअल मीटिंग नहीं कर सकते हैं वहां पर अनुमति लेनी होगी जनसभा के लिए कलेक्टर से। जबलपुर हाईकोर्ट में 14 पूर्व विधायकों को शिवराज सरकार में मंत्री बनाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस राज्यपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग समेत 14 मंत्रियों को नोटिस जारी किया गया है। छिंदवाड़ा की वकील आराधना भार्गव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता ने इस्तीफा देने वाले 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए जाने की इस प्रक्रिया को गलत बताया। उन्होंने अपनी याचिका में सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया और याचिका में कहा है सरकार का ये कदम असंवैधानिक है और आर्टिकल 164(4) का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने सभी 14 मंत्रियों के निलंबन की मांग की है और अब इस मामले पर 14 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। याचिका में मेनली ये कहा गया है कि जो ये 14 मिनिस्टर बनाए गए हैं ये संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। संविधान के आर्टिकल 164(4) में प्रावधान दिया गया है कि यदि सीएम चाहें
तो वो ऐसे व्यक्तियों को भी मिनिस्टर बना सकते हैं कि जो एमएलए या विधान परिषद के सदस्य नहीं है। किंतु मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मंत्रियों को बनाया गया है, 14 मंत्री जो कि विधायक नहीं है उनको मंत्री बना दिया गया है, ये संविधान की मंशा का विपरीत है। संविधान की मंशा ये कतई नहीं थी कि 10, 20, 25 ऐसे लोग जो कि मंत्री विधायक नहीं है उनको मंत्री बनाया जाए। कभी स्थितियां होती है रेयर मामलों में कि किसी ने विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया और वो एमएलए नहीं है, या सामाजिक कार्यकर्ता या कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति है कि जिसको मंत्री बनाया जाना तत्समय जरूरी है और वो विधायक नहीं है, तो संविधान ने व्यवस्था दी थी कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं और 6 माह के अंदर वो विधायक बन के और अपना मंत्री पद कंटिन्यू रख सकता है। बट मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। ये जो 14 लोग थे ये विधायक थे, वो विधायक तो इस्तीफा दे चुके थे। ऐसी स्थिति में संविधान के विपरीत ऐसे 14 लोगों को मंत्री बनाया जाना आर्टिकल 164 का स्पष्ट उल्लंघन था, इसलिए इनको तुरंत इस पद से हटाया जाए, इस याचिका में मांग। खबर इंदौर से है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अब सिलावट और राजपूत बिना मंत्री पद के चुनावी मैदान में हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देने का साथ ही उनकी मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो भी छिन जाएंगी और अब इनको न भत्ता मिलेगा, न ड्राइवर, न ही कार। आपको बता दें कि तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को मंत्री बने 6 महीने हो चुके हैं। बिना विधायक रहे कोई भी व्यक्ति 6 महीने मंत्री रह सकता है। तो अगली खबर का रुख करेंगे, जहां भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का बयान आया है। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले मंत्रियों का स्टाफ तत्काल वापस ले सरकार। भूपेंद्र गुप्ता का कहना है दोनों मंत्रियों के घर में आज भी स्टाफ बैठकर कार्य कर रहा है, इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। तो जैसा कि 2 पूर्व मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, अब इस्तीफा देने के बाद सारी सुख सुविधाएं भी इनसे वापस ले ली जाएंगी और ये बिना किसी पद के अब चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का इस पर बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो स्टाफ है वो अभी भी उनके घर में बैठकर काम कर रहा है, जिन पर रोक लगनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के जिन 2 मंत्रियों ने 6 माह के अंदर वापस विधायक न बन पाने के कारण मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और वो जो है आगामी चुनाव उपचुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, उन मंत्रियों के यहाँ से सरकार तत्काल सारे सरकारी अमले को वापस ले और इसके तत्काल निर्देश पारित करे। आज भी मंत्रियों के घर में बैठकर सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं और चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग से भी मेरा जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी है ये आग्रह है कि तत्काल इसका संज्ञान लें और सरकार को निर्देशित करें कि उनके घरों से, उनके कार्यालयों से सारा सरकारी अमला आज ही वापस किया जाए और वो अपनी जो है आमद जीएडी विभाग में दें। सुरेंद्र सिंह शेरा की अरविंद भदौरिया से मुलाकात हुई। शेरा ने अरविंद भदौरिया के बंगले पर मुलाकात की और दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। इधर अरविंद भदौरिया ने जानकारी दी कि आदिवासी नेता और निर्दलीय विधायक केदार डाबर ने बीजेपी को समर्थन दिया। वहीं आइटम वाले बयान को लेकर भदौरिया ने कमलनाथ पर निशाना भी साधा। जिस प्रकार की सोसाइटी में वो रहे हैं बड़े बड़े लोगों के बीच, सेठ कमलनाथ जी जिस प्रकार की सोसाइटी में रहे हैं, तो उनको हर माता बहन, हर स्त्री उनको आइटम ही दिखती है। अब मैं उनको व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं, मैं अभी पूछ लेता हूं मीडिया के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी से, बनीला कौन है, बनीला के बारे में थोड़ा बातचीत करिए, पता करिए। कमलनाथ जी उनको इस प्रकार का आइटम कर के अपमान करते हैं, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभा मूरत देखी तातैसी, जैसी भावना होती है, जिसको कहते हैं जैसे विचार होते हैं, वही व्यवहार होता है। वही जो व्यवहार होता है वही वाणी से प्रस्फुटित होता है, वही वाणी से निकलता है। बुरहानपुर की नेपा नगर सीट पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई सुमित्रा कासडेकर चुनाव लड़ रही हैं। कासडेकर को चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। एक महिला ने शिकायती लहजे में बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत कर
जमकर खरी खोटी सुनाई। सुमित्रा कासडेकर का सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ है। तो वहीं छतरपुर के बड़ा मलहरा में भी चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार रामसिया भारती को एक महिला के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दलित महिला ने कांग्रेस उम्मीदवार को जमकर खरी खोटी सुनाई। दलित महिला का गुस्सा इस बात को लेकर था, चुनाव के दौरान तो नेता वोटरों के हाथ पांव जोड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें इलाके के लोगों की फिक्र नहीं होती। गुस्साई महिला ने रामसिया भारती को कहा कि तुम भी इन्हीं नेताओं में से हो। दलित महिला की खरी खोटी सुनने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती उल्टे पांव लौट गए। पहले आते नहीं कुछ करे, आप क्या कर लेंगे ये बताओ। क्या है कारण बना बोलने का, बना के थक गए इनको बोल बोल के, किन्हें कागज नहीं बना के, 4 बार इनके घर पे रहेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या चालू करेंगे? वो तो खुद हमने चालू कर लिया। अभी तक आज तक ऐसे 30-50 साल के हो गए, 50 साल के जेल झांगा देख रहा है राजा। आज तक ऐसे लोगों को राजपाट देते रहे हैं आप लोग कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। आज 15 साल भाजपा की सरकार नेताओं के दल बदल का असर अब चुनावी सभाओं में भी दिखाई देने लगा है। करेरा की चुनावी सभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत यादव यहां बीएसपी उम्मीदवार राजेंद्र जाटव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे, लेकिन जनता से वोट मांग बैठे कांग्रेस उम्मीदवार प्रागीलाल जाटव के लिए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली 3 तारीख को बसपा प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। ये सुनकर बीएसपी प्रत्याशी भी हैरान थे और वहां मौजूद जनता भी। मंच पर मौजूद बीएसपी के असली प्रत्याशी राजेंद्र जाटव ने जब टोका, तब बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने सुधार किया। दरअसल इस गलती की वजह यह है कि वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव लगातार पिछले 3 चुनाव में बसपा से ही लड़े थे और इसी के चलते उनके मुंह से प्रागीलाल जाटव का नाम निकल गया। स्वागत खानी पड़ेगी कि हम लोग बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए 3 नवंबर को आने वाले वोटिंग वाले दिन हमने करेरा से विधानसभा के प्रत्याशी भाई प्रागीलाल जाटव जी को, राजेंद्र सिंह जाटव जी को आप लोग हाथी के सामने वाला बटन दबाकर। खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। चावल से एथेनॉल उत्पादन के लिए धन्यवाद। बकाया धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति मिली और राज्य के किसानों को इससे फायदा होगा। तो 54.87 रुपए लीटर करने का फैसला किया गया है। 18 महीनों की कोशिश हुई कामयाब और चावल से एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति दिए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को खत लिखा और इसमें उन्होंने धन्यवाद किया है। तो चावल से एथेनॉल बनाने को लेकर अनुमति मिलने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने धन्यवाद किया और पीएम नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा है। राज्य के किसानों को इससे काफी फायदे होंगे। 18 महीनों की कोशिश कामयाब हुई और चावल से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया भी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। चावल की फसल यहाँ पर बहुत अच्छी होती है और इसके चलते एथेनॉल की जो मात्रा होगी वो भी काफी अच्छी होगी। किसानों को दुगना फायदा होगा। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर डिंडोरी से, जहां पर घर में सो रही युवती पर एसिड अटैक हुआ। युवती का चेहरा और हाथ झुलस गया। जिला अस्पताल में युवती का चल रहा इलाज। सनकी आशिक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। विक्रमपुर पुलिस चौकी इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर युवती पर एसिड अटैक हुआ। डिंडोरी की पूरी खबर है। महिला घर में सो रही थी और इस पर एसिड अटैक किया गया। युवती का चेहरा और हाथ झुलस गया है। जिला अस्पताल भर्ती किया गया है, इलाज जारी है। कहा जा रहा है कि सनकी आशिक है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विक्रमपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है और जानकारी ये है कि जो आरोपी है वो काफी वक्त से युवती के पीछे पड़ा हुआ था और युवती काफी परेशान भी थी। युवती घर में सो रही थी और इसी दौरान आशिक ने इस वारदात को अंजाम दिया, एसिड डालकर भाग निकला और इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है।
उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में बिसरा रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला की माने तो भेजे गए सभी 12 सैंपलों में एथेनॉल और मेथेनॉल की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बिसरा में अल्कोहल और जहरीला तत्व पाया गया। विशेषज्ञों की माने तो एथेनॉल इतना घातक होता है कि इसको 10 ml मात्रा से ही मनुष्य अंधा हो सकता है। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि मेथेनॉल बनाने के लिए सभी आरोपियों ने कहां से स्प्रिट और अन्य रासायनिक पदार्थ खरीदे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत परीक्षण के लिए 12 सैंपल भेजे गए थे, 12 व्यक्तियों के भेजे गए थे और वो सभी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास आ चुकी हैं। उसमें एथेनॉल और मेथनॉल नामक पदार्थ जो अल्कोहल और मेथनॉल भी एक उसी की क्वालिटी और मेथनॉल थोड़ा जहरीला होता है वो आ गया है और उसकी पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट में। जबलपुर में रेत घाट पर खुलेआम फायरिंग करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने बदमाशों का शाहपुरा में जुलूस भी निकाला। पुलिस ने अभिषेक सिंह, राहुल सिंह और अजय मल्लाह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल और 2 कारतूस के साथ 5 सुअरमार बम जब्त किए हैं और तीनों ही आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला गया। खबर रायपुर से है। ट्रांसपोर्टरों ने मचाया उत्पात। वाहन शोरूम में ट्रांसपोर्टरों का उत्पात देखने को मिला। शोरूम संचालक और कर्मचारियों से मारपीट हुई। शोरूम के संचालक पर हमला हुआ और साथ ही आरोपियों ने कांच से हमला किया। शोरूम के कई कर्मचारी भी घायल हो गए हैं। अमानका थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तो ट्रांसपोर्टरों ने जमकर उत्पात मचाया है। रायपुर से बड़ी खबर, शोरूम के कई कर्मचारी भी इस दौरान घायल हो गए हैं और ट्रांसपोर्टरों ने जब उत्पात मचाया तो अमानका थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर से खबर, ड्रग्स सप्लाई मामले में छापेमारी। ड्रग्स मामले में पुलिस की छापेमारी। पुलिस को 6 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने देवेंद्र नगर, मोदाहापारा, बैरन बाजार, भिलाई में छापा मारा। 4 युवक और 2 युवतियों की पुलिस को तलाश थी। पकड़े गए ड्रग्स पैडलर के साथ इन लोगों का कनेक्शन देखा गया है और अब इस पूरे मामले की जांच में तत्परता से पुलिस लग गई है। कोरोना काल में देश का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बात करें पड़ोसी चीन की तो चीन में भारत का निर्यात 26.3% बढ़ा। अप्रैल सितंबर 2019 में चीन में 8.4 बिलियन डॉलर निर्यात भारत करता था, जो कि अप्रैल सितंबर में 2020 में बढ़कर 10.6 बिलियन डॉलर पहुंच गया। वहीं चीन के साथ भारत के आयात में 24.5% कमी आई है। अमेरिका के साथ भी भारत का निर्यात 15.5% बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विदेशी निवेश के लिए सबसे पसंदीदा देश बन चुका है। बीते 6 सालों में एफडीआई इनफ्लो 55% तक बढ़ा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।